बिरजू नाम का एक गरीब व्यक्ति था। कुछ काम न मिलने के कारण वह घर में ही अपनी पत्नी संध्या के साथ गरीबी में रहते थे। एक दिन भूखे अराशी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहने लगे, बच्चा, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? मैं बहुत भूखा हूँ। संध्या एक रोटी है, उसे साधु महाराज को दे दो, वह बहुत भूखे हैं। बिरजू संध्या से कहता है, लेकिन संध्या बाबा को घर में बिठाकर भोजन दे देती है। फिर आशी बाबा भोजन करने के बाद कहते हैं, बच्चा, तूने मेरी सहायता की, इसका फल तुझे कल मिलेगा। इतना कहकर आशी बाबा यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब हुई तब गांव के मुखिया ने बिरजू को एक पैसों से भरा बैग दे जाते हैं। संध्या ने राशि का आशीर्वाद समझा और बिरजू को बैग लेने का सुझाव दिया। फिर इन दोनों ने तय कर लिया, उस आशी बाबा को तलाशेंगे और धन्यवाद कहेंगे। फिर अगले दिन बिरजू और संध्या उस आशी को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं। फिर वह आशी मिल जाता है और यह दोनों कहते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे आशी महाराज। फिर यह आशी इस पैसों के बैग को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं, बेटा, यह पैसों का बैग तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मेरे में सब कुछ समझाता हूँ बच्चा। फिर आशी इन दोनों को दूसरे गरीब गांव में ले आते हैं जहां सब बीमार थे। फिर यह बिरजू के हाथों में पैसों का बैग था। यह सारे पैसे गांव वालों के इलाज लग जाते हैं। फिर यह तीनों अपने गांव आ जाते हैं। फिर आशी ने बिरजू के घर के बाहर जमीन पर सोने के पत्ते वाला पौधा लगाया और कहने लगे, इसे जरूरत अनुसार तोड़ो, लालच न करना, वरना अनर्थ हो सकता है। चलिए महाराज, हमने आपके लिए भोजन बनाया है। लगे रात हो जाती है। फिर आशी भोजन खाकर थोड़ी देर में सो जाते हैं। अगली सुबह वह जागते हैं तो वह मैदान में जाकर देखते हैं तो सोने के पत्ते का पैर मिट्टी बन जाता है। फिर आशी कहते हैं, ये तुमने क्या किया मूर्ख? यह सब लालच के कारण यह हुआ। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। वो दरअसल रात में जब सब सो गए थे तो संध्या चोरी चुपके गई और पत्ते तोड़ ले आई, लेकिन सुबह पत्ते भी नष्ट हो गए। दोनों पति पत्नी बहुत घिनघिनाते हैं, लेकिन आशी का कोई जवाब नहीं आया और वह यहाँ से चले गए। 1 महीना बाद इन दोनों का तो बुरा हाल हो गया, सारा धन भी खत्म हो गया और यह भोजन के लिए तरसने लगे। फिर बिरजू कहता है, संध्या, रोने से कुछ नहीं होगा, चलो उस साधु महाराज को ढूंढते हैं। एक वही बाबा हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। बहुत ढूंढने के बाद आशी बाबा बैठकर तपस्या करते हुए मिल जाते हैं। फिर संध्या विनम्र भाव से निवेदन करते हुए कहती है, हे महाराज, हमारी विनती स्वीकार करो, हम बहुत संकट में हैं, हमारी सहायता करो। काफी विनती और गुजारिश के बाद आशी बाबा के मन एक ख्याल आता है और वह कहते हैं, बच्चा, मुझे काफी तपस्या करने के बाद मुझे एक रास्ता मिला है, लेकिन वह बहुत ही खतरनाक है बेटा। अब इससे भी खतरनाक क्या होगा? बाबा आप बताइए। अमावस्या के दिन तुम अकेले मेरे पास आना और एक थाली में नारियल और घी का दीपक लेकर आना। तुम्हें ध्यान रहे, कोई तुम्हें देख ना सके। अमावस्या के दिन क्या होगा ये तो बिरजू को भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अमावस्या दिन आया और बिरजू अपनी पत्नी से कहता है, अरे संध्या, जल्दी करो, मुझे सारी सामग्री की थाली जल्दी दे दो, मुझे निकलना है। सुनिए जी, बहुत रात हो चुकी है, संभल कर जाना। फिर बिरजू अपने घर से निकल आता है और जंगल में पहुंच जाता है और पूजा की थाली रख देता है। फिर आशी बाबा कहते हैं, देखो बेटा, आज अमावस्या की रात है, ध्यान रहे मैं जो कहूँगा वो ध्यान से सुनना बेटा। आशी बिरजू को सारा कुछ बता देता है। फिर आशी बिरजू को जमीन पर लाल गोले के अंदर बिठा देता है। यह मंत्रों द्वारा बनाया गया था। ध्यान से सुनना बेटा, मैं पंचामृत लेने जा रहा हूँ। इस विधि में यह बहुत जरूरी है। बच्चा ध्यान रहे, आज अमावस्या की रात है।
तुम्हें भटकाने के लिए कुछ अदृश्य हवा आएगी जो बोलेगी तुम्हें अपने ध्यान से विचलित करेगी। लेकिन तुम यहीं पर बैठे मिलना जब तक मैं ना आ जाऊं। लेकिन महाराज, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। बच्चा, एक ही उपाय है, इस गोल घेरे से बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर आर्षि मुनि पंचामृत लेने चले जाते हैं। उन्हें काफी समय हो जाता है। पता नहीं महाराज कब तक आएंगे। इधर बिरजू के पसीने छूट रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लगी थीं। फिर अचानक एक बुरी आत्मा आई और बिरजू से कहने लगी, बिरजू, ओ बिरजू, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगी। आजा मेरे पास आजा, तुझे एक चीज खिलाऊंगी और बहुत सारा धन दूंगी। आजा बिरजू, आजा बिरजू। बिरजू लालच की वजह से वह यही भूल गया कि ये कौन है और मैं कौन। वह उठने वाला ही था। इतनी देर में आर्षि मुनि आए और बिरजू से चिल्लाकर बोले, रुक जा मूर्ख, ये छलावा है। अगर तू उस लकीर से बाहर गया तो मारा जाएगा। बिरजू लालच की दुनिया से बाहर आया और उसे होश आया तो वह डर गया और बैठ गया। फिर आर्षि महाराज ने पंचामृत चारों तरह छिड़का और आगे की विधि पूरी हो गई। विधि संपन्न होते ही बिरजू रात को ही अपने घर चला जाता है। फिर जब अगले दिन सुबह हुई तो ये बिरजू और संध्या की खुशहाली वाली सुबह थी। फिर उनके घर एक कंपनी का मालिक आता है और कहता है, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप जो पिछले साल डॉक्यूमेंट हमारी कंपनी में देकर गए थे, वो दरअसल हमने एक्सेप्ट कर लिया है। आप कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कीजिए। यह परिवार खुशहाल हो जाता है। इसी तरह यह कहानी यहीं तक थी। मिलते हैं अगले किसी कहानी में। तब तक आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिर्ज़ापुर नामक एक गांव था। यहाँ इस साल गर्मी तो बहुत पड़ रही थी और हर किसान को डर था कि कहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक घर में पप्पू नाम का ये आदमी अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। पप्पू बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार था। पप्पू के पिताजी की भी उम्र हो गई थी, इसलिए पप्पू के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। बेटा, ये लो खाना, समय से खा लेना। जी माँ जी। पप्पू सुन बेटा, वो धर्मवीर की दुकान से 100 रुपए उधार हैं। जब तू शाम को आए तब दुकानदार के पैसे दे आना। मगर पिताजी, आज तो मैं खेत पर ही रहूंगा। मैं एक काम करूंगा, दिन में आऊंगा और दुकानदार के पैसे दे दूंगा। ठीक है। शकुंतला सुनती हो? देखो हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। अब हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं, अभी तो ये बहुत छोटा है। मैं इसकी शादी अभी नहीं करवाऊंगी। आप दोनों की गपशप खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे देर हो रहा है। जी बेटा, ध्यान से जाना और समय से खाना खा लेना। इतना कहकर पप्पू घर से निकल आता है। वह रास्ते में चलते चलते सोचता है और कहता है, मुझे जल्द से जल्द फसल की कटाई शुरू कर देनी चाहिए। मौसम का कुछ पता नहीं है, कब से कब क्या हो जाए। में पप्पू खेत पर पहुंच जाता है और फसल काटने लगता है। कुछ समय बाद पप्पू का दोस्त कल्लू आता है और कहता है, अरे पप्पू, इतनी भी क्या जल्दी है जो तुमने फसल काटने की तैयारी अभी से शुरू कर दी? कल्लू मेरे भाई, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मेरी बात मान और तू फसल काटना शुरू कर दे। मैं पागल थोड़ी ना हूँ तेरी तरह पप्पू। तू पागल हो गया है, इतनी तेज धूप में खेत पर काम कर रहा है। जैसी तेरी मर्जी वैसा कर और मेरे यहाँ से चला जा, मुझे काम करने दे। फिर कल्लू यहाँ से चला जाता है और वह अपने घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, सारा दिन ऐसे ही घूमते रहोगे कि बेटी का स्कूल में दाखिला ही करवा दो। वो कहते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। ठीक उसी प्रकार कल्लू की जिंदगी थी।
उसे पत्नी तो सुशील और सुंदर मिली, लेकिन उसने कभी कद्र नहीं की। अरे हाँ हाँ, हो जाएगा बाद में। और वैसे भी लड़की अपायच लिख कर करेंगी, क्या करना तो उन्हें चूल्हा छौंका ही है। अगर बच्ची का स्कूल में दाखिला नहीं हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। पप्पू को खेत काटते काटते बहुत समय हो जाता है। शाम होने को आई है, फिर उसे अचानक से याद आता है और कहता है, उत्तेरी में तो भूल ही गया, धर्मवीर भाई साहब दुकानदार के उधार के पैसे देना है। फिर पप्पू धर्मवीर की दुकान पर आ जाता है और कहता है, अरे भैया, वो पहले के उधार के पैसे ले लो भाई साहब। हाँ हाँ, वो पैसे वो तो बाद में भी आ जाते, लेकिन मैं कल सोच तो रहा था पप्पू से मिलकर आऊंगा, उससे कुछ बात करनी है। भाई साहब, ऐसी क्या बात है जो तुम यह बताने मेरे घर आने वाले थे? पप्पू बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे घर के बगल में जो प्लॉट खाली है ना, उसे तुम ही ले लो, क्योंकि बाहर का दबंग आदमी उस प्लॉट को लेने वाला है। उससे पहले तुम ले लो, नहीं तो उसने प्लॉट ले लिया तो वहां तुम्हारा रहना मुश्किल हो सकता है। भाई साहब, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों में हमारे खेत की फसल कट जाएगी और फसल का अच्छा दाम लगते ही फसल को बेचकर उस प्लॉट को ले लूंगा। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। धर्मवीर ने पप्पू को जो जानकारी दी है, इस नज़र में पप्पू की नज़र में धर्मवीर किसी भगवान से कम नहीं था। इतना कहकर पप्पू यहाँ से चलने लगता है। फिर वह रास्ते में सोचता है और कहता है, मुझे खेत पर भी जाना है और यह बात भी बहुत गंभीर है। घर तो सबको बताना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, घर चला जाता हूँ, घर में सब बात बताकर फिर से मैं खेत पर जाऊंगा। पप्पू ज्यादा समय न गवाते हुए वह अपने घर आ जाता है। फिर वह घर वालों को सभी हाल बताता है और फिर पप्पू के पापा कहते हैं, बेटा, जो करना है जल्दी करना, हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अब मुझे भी छोटा मोटा काम करना चाहिए ताकि पैसे इकट्ठा करने में मदद हो सके। अरे पिताजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा। फिर पप्पू घर से निकल आता है और उसे चलते चलते रात हो जाती है। कुछ समय में पप्पू अपने खेत पर पहुंच जाता है और कहता है, आज रात मुझे खेत पर ही रुकना चाहिए। चलो, अब बहुत नींद आ रही है, सो जाता हूँ। पप्पू रात को खेत में इसलिए रुक रहा था क्योंकि उसकी कटी हुई फसल कोई चोरी ना कर ले। कुछ समय बाद पप्पू गहरी नींद में सो जाता है। फिर पप्पू का दोस्त कल्लू चोरी चुपके आता है और कहता है, अरे मेरे होते हुए पप्पू इतना कामयाब कैसे हो सकता है? उसको बर्बाद ना कर दूं तो मेरा नाम भी कल्लू नहीं। कल्लू के मन में एक जलन आ गई थी कि पप्पू समय से अपना कारोबार संभालता है। फिर कल्लू के दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है और कहता है, हा 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 हा, अब आएगा मजा। जब फसल ही नहीं बचेगी तो पप्पू क्या करेगा? अब मैं इसकी सारी फसल को आग लगाकर नष्ट कर दूंगा। कल्लू ने तय कर लिया था कि पप्पू को बर्बाद करना ही है। फिर एक दंदे में आग लगाकर फसल में आग लगाने ही वाला था। इतनी देर में तेज आंधी तूफान आता है और आग बुझ जाती है और दंदा कल्लू के हाथ से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर आवाज से पप्पू जाग जाता है और कल्लू को देख लेता है और कहता है, अरे कल्लू, इतनी रात में तू यहाँ पर कैसे? क्या हुआ? पप्पू की बात सुनकर कल्लू घबरा जाता है और कहता है, पप्पू भाई, वो मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए मैं पहले तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम वहाँ नहीं, इसलिए मैं खेत पर आ गया। कल्लू झूठ बोलकर बच जाता है और यहाँ से चुपचाप निकल लेता है। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो पप्पू कहता है, माँ, ओ माँ, जल्दी से खाना पैक करके दे दो, खेत पर आज ही का काम बचा है, फिर तो फ्री हो जाएंगे। हर रोज की तरह पप्पू की माँ खाना पैक करके दे देती हैं। फिर वह घर से निकल आता है और खेत पर पहुंच जाता है। कुछ फसल ही बची हुई थी। पप्पू उसे काट लेता है और कहता है, चलो ये बढ़िया रहा, सारी फसल कट गई।
अब मैं सारी फसल बेचकर उस समस्या का समाधान करना है। कुछ ही समय में मशीन और ट्रैक्टर भी खेत पर आ जाता है और कुछ समय बाद ट्रैक्टर में सारी फसल भर जाती है। सारी फसल बेचकर पप्पू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर पप्पू उन पैसों को लेकर घर आता है और पिताजी को पैसे दे देता है। फिर पिताजी कहते हैं, मैं ऐसा बेटा पाकर धन्य हो गया। अब हम बगल वाला प्लॉट भी खरीद लेंगे। रात हो जाती है। अचानक बादल में हलचल होती है और तेज आंधी, तेज तूफान आता है और बिजली करकराती है और तेज बारिश होने लगती है। फिर कल्लू अपने घर से निकलता है और मौसम का हाल देखता है। इतनी देर में बिजली तेज करकराती है और कल्लू के घर ऊपर गिर जाती है और कल्लू पूरी तरह से घायल हो जाता है। कल्लू की पत्नी मायके चली गई थी, इसलिए वह बच जाती है, लेकिन कल्लू घायल हो जाता है। पप्पू जल्दी से आता है और कल्लू को हॉस्पिटल भेजता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। पप्पू के जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे कल्लू के इलाज में लग जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।